हेलो बच्चा पार्टी की क्या हाल चाल। आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का जो लेक्चर हम लेके आए बहुत ही खास है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देखना क्योंकि जो अभी सेंटअप एग्जामिनेशन को इंटरमीडिएट वाला बच्चों का जैसे फिजिक्स के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन पूरे कॉन्सेप्ट के साथ कि अगर इनसे इस चीज से अगर ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ गए कुछ परसेंट भी तो आपके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। विद कॉन्सेप्ट हम ये नहीं बताएंगे कि हाँ ए का बी ए का सी ऐसा नहीं बताएंगे। विद एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा वीडियो देखना बिना स्किप किए हुए। आज हम 35 क्वेश्चन के बारे में करेंगे और जो मेरा पार्ट 1 होगा और अगर नेक्स्ट डे जो पार्ट 2 आएगा अगले 35 टोटल 70 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना स्किप किए। आप जरूर देखना और अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो पहला क्वेश्चन मेरे पास है वो है क्या है द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। जो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसने क्या पूछा है पावर पूछा है। क्या पूछा क्या बोला 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर कौन सा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है कॉन्वेक्स लेंस है और इसका फोकस कितना दिया हुआ 20 सेंटीमीटर और पूछा क्या है पावर निकालिए। अच्छा एक बात बताइए यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने होंगे और यहाँ पर एक चीज बताइए कि पावर बराबर क्या होता है। पावर बराबर होता है 1/f। ठीक है अगर हम बात करें जनरल इक्वेशन तो k/f। अगर f की वैल्यू k बराबर 1 होती है अगर f की वैल्यू मीटर में गिवन हो और k की वैल्यू 100 होती है अगर f क्या हो सेंटीमीटर में गिवन हो। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन क्या दिया हुआ सेंटीमीटर और कॉन्वेक्स लेंस का अगर साइन कन्वेंशन देखेंगे तो फोकस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो अगर आप इसमें रख देंगे पावर तो 100 बाय कितना हो जाएगा 20 मतलब अगर इसको कैंसिल करेंगे तो +5 डायोप्टर। डायोप्टर क्या होता है डायोप्टर इसका ऐसा यूनिट है पावर ऑफ लेंस का डायोप्टर होता है ऐसा यूनिट। ठीक है ये याद रहेगा। तो आपका जो पहला का जो आंसर होगा वह डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। बहुत ही इजी है बहुत ही सिंपल ये चीजें है। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला कि द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नॉट पॉसिबल व्हेन लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या पूछा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना मतलब क्या बोला यहाँ पर PIR होगा मतलब पॉसिबल नहीं होगा किसमें जब लाइट क्या किससे जाए ग्लास से वाटर में वाटर से ग्लास में वाटर से एयर में और ग्लास से एयर में। देखिए एक चीज अगर आपको पता होगा कि TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंडीशंस क्या है कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपको ये पता होगा कि जब इसका कंडीशन है कि जब लाइट डेंसर मीडियम से कहां से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तभी क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन सर ऑप्शन में इस तरह से है कैसे पता लगाएंगे कौन सा रेयर है और कौन सा डेंसर है। देखिए डेंसर का मतलब होता है कि जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जो हो कम हो। ठीक है वो डेंसर और रेयर में क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है ज्यादा होती है। तो डेंसर और सबसे बड़ी चीज अगर हम बताएं कि सबसे कम स्पीड ऑफ लाइट अगर होती है तो वो है सॉलिड में। किसमें सॉलिड में। उसके बाद होती है लिक्विड में उसके बाद गैस में जो सबसे ज्यादा स्पीड होती है वह गैस में होती है उससे ज्यादा लिक्विड में उससे ज्यादा सॉलिड में। अगर ये दोनों है अगर ये सॉलिड लिक्विड गिवन है तो सॉलिड को डेंसर मानिए लिक्विड को रेयर मानिए। अगर ये दोनों है लिक्विड और गैस तो लिक्विड को डेंसर मानिए और इसको गैस को रेयर मानिए। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो ऑप्शन नंबर बी है वो कौन सा है वाटर से ग्लास में वाटर इज और ग्लास। आप देखिए मैंने अभी क्या बताया कि अगर सॉलिड या लिक्विड है तो सॉलिड को डेंसर मानिए और इसको लिक्विड। लेकिन यहाँ पर वाटर से ग्लास में जा रहा है मतलब क्या रेयर से डेंसर में जा रहा है ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा
वो बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये चीज बहुत ही सिंपल चीज है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स थ्रू प्रिज्म इज कॉल्ड। मतलब अगर किसी भी प्रिज्म से लाइट के 7 रंगों में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपको पता होगा कि अगर ये प्रिज्म है और इस प्रिज्म से अगर हम व्हाइट लाइट पास करवाएं, क्या चीज व्हाइट लाइट अगर हम पास करवाएं तो यह 7 कलर में टूट जाती है। कितने कलर में? 7 कलर में। और टूटने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसको हम लोग डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और ये कौन सा कलर में टूट जाती है? विबग्योर। इसमें विबग्योर में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में ये टूट जाती है। कौन सा 7 कलर होता है? तो आपसे अगर पूछे तो ये विबग्योर होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का अगर आंसर लिखेंगे तो 3 का आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ब्लू कलर ऑफ स्काई मतलब आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? तो क्या इसका ब्लू कलर जो है स्काई का वो क्यों दिखता है? स्काई जो है ब्लू कलर का क्यों दिखता है? तो ये किसके वजह से होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। किसके वजह से? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। जो ब्लैक रियल में ब्लैक स्काई है वो कैसा दिखता है? ब्लू कलर का दिखता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रतिकर्षण। क्या ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। 4 का क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग phenomena of light supports its quantum nature। अगर आप देखिए ये क्वेश्चन मेरे पास सेट सी है, सॉरी सेट ए है, ये क्वेश्चन आपके पास होगा तो आप जरूर वहां से टिक कर लें और सही एक्सप्लेनेशन के साथ है ये एकदम आप मिला सकते हैं। कौन सा बोला कि निम्न में से कौन सी परिघटना प्रकाश की क्वांटम प्रकृति का समर्थन करती है, मतलब क्वांटम नेचर का समर्थन करती है। तो अगर आप देखें डिफ्रैक्शन इज नॉट, ये कौन सा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है क्वांटम नेचर को सपोर्ट करती है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि जब किसी मेटल पर लाइट फॉल होती है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन एस्केप कर जाते हैं। ये कौन सा कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है और देखिए अगर आप इसका बहुत सारे चीजें देखेंगे इसका गलत आंसर पाएंगे। क्या होगा? इफ ए हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर इज चार्ज विद पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, द पोटेंशियल इनसाइड इट विल बी। अब ध्यान से समझिए इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मान लीजिए कि ये कोई हॉलो स्फीयर है और इस हॉलो स्फीयर मतलब क्या होता है? खोखला। इस पर किससे चार्ज कर दिया गया? पॉजिटिव चार्ज से इसको चार्ज कर दिया गया। किससे? पॉजिटिव चार्ज से। मान लीजिए प्लस की उसमें कोई चार्ज है तो ये कौन सा है? ये हॉलो स्फीयर है। कौन सा? हॉलो स्फीयर मतलब क्या? ये खोखला है। ये कैसा है? ये खोखला है। खोखला क्या? ऊपर के सरफेस पे ही होता, अंदर पूरा खाली होता है। तो इसमें पूछा है कितना पोटेंशियल होगा। आप देखिए बच्चे ऑप्शन में 0 लगा के निकालते नहीं। अगर किसी भी हॉलो स्फीयर में इनसाइड अगर हम बात करें, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर अगर हम बात करें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, नॉट पोटेंशियल। याद रखिएगा इस बात को कि किसी भी हॉलो स्फीयर में अंदर में इनसाइड द हॉलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, पोटेंशियल की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। अच्छा एक बात और आपको अगर याद होगा कि जब रिलेशन पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का जो रिलेशन होता है वह कौन सा होता है? -dV/dr होता है। क्या होता है? -dV/dr। ये रिलेशन बिटवीन E और V के बीच में है, मतलब पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में इसका इंटेंसिटी है, ये इसके बीच में रिलेशन है। अब देखिए E की वैल्यू 0 होती है तो हम 0 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? ये मेरे पास रिजल्ट हो जाएगा dV/dr। अब ध्यान से आप देखिए ये क्या है? डिफरेंशिएशन किसका? वोल्टेज और रेडियस। मतलब मान लीजिए कि अगर ये यहाँ से 0 डिस्टेंस है, यहाँ पर कोई पॉइंट है E जहाँ पर हमें V निकालना R डिस्टेंस पर,
तो इस पर आप देखिए कि डिफरेंशिएशन, वोल्टेज का डिफरेंशिएशन R के रिस्पेक्ट में 0 है, और आपको डिफरेंशिएशन का हम याद दिला दें एक बार फिर से कि अगर डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट का करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब V की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगी। और V कांस्टेंट कब होगा, कैसे होगा V कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ सर, ये मतलब सरफेस पर जितना वैल्यू होगा पोटेंशियल का उतना ही वैल्यू इसके अंदर भी होगा। कहां पर, सरफेस के बाहर। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई r डिस्टेंस पे आपसे पोटेंशियल पूछा तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा वही वैल्यू इसके अंदर भी होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पॉजिटिव होगा, ठीक है, और इसकी वैल्यू कौन सी होगी, यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म होगी, सब जगह इसकी वैल्यू बराबर होगी इसके अंदर में, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 0 रिटन किरचॉफ लॉ, है ना, ये आपको इजीली पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, तो 7 का अगर आपसे पूछा तो 7 का आंसर हो जाएगा A, ठीक है, 7 का आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला, साइक्लोट्रॉन में किसी आवेशित कण का आवर्तकाल d तथा महत्तम चाल v हो तो if the t is a time period and the v is the maximum speed of cyclotron, चार्ज पार्टिकल साइक्लोट्रॉन किसके प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, आपको अगर याद होगा t इक्वल टू टाइम पीरियड, तो t अगर मान लीजिए टाइम पीरियड साइक्लोट्रॉन का तो किसके बराबर हो जाएगा, वो पाई r बाय v के बराबर हो जाएगा। और अगर हम t पूरा टाइम पीरियड निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, t बराबर पाई m बट्टा qv। अगर आप देखें यहाँ पर तो t किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड, तो t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो ये कौन सा आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल। और कभी कभी फ्रीक्वेंसी पूछ देता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t, कितना हो जाता है qb बाय पाई m, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 पाई m, यहाँ पे 2 पाई m, यहाँ पे 2 पाई m। ये आपका क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। 2 पाई m बट्टा qb होता है, टाइम पीरियड होता है इसका, तो रिवॉल्यूशन और इसका फ्रीक्वेंसी। अगर मान लीजिए मेरे एग्जाम में ये पूछ दिया फ्रीक्वेंसी है इसके बराबर है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो qb बाय 2m 2 पाई m आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान नहीं है। अगर आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन अगर 8 क्वेश्चन नंबर 9 लिए, कभी कभी ना ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछ देता है कि vd जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो e के प्रोपोर्शनल होता है, ये आपका राइट आंसर वहां हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो पूछा है vd नहीं पूछी, यहाँ पर vd का फार्मूला पूछ दिया, तो vd बराबर e टाउ बाय m होता है ना, ये कितना होता है e टाउ बाय m, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, e चार्ज इलेक्ट्रॉन, e इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंटेंसिटी, टाउ रिलैक्सेशन टाइम और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है। ये सिंपल चीजें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला कि द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर, तो देखिए आइडियल है, अब आइडियल में क्या बोलते हैं, जो मेरे आइडियल है आप मानते हैं कि आइडियल में ना कोई बुराई नहीं होती, तो उसी तरह से अगर आइडियल एमीटर है इसका मतलब उसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कौन सा, 10 का जो है वो सी हो जाएगा, मतलब उसमें कोई बुराई नहीं है, मतलब उसमें जीरो रेजिस्टेंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला था, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच में क्या कहलाता हुआ एंगल, ठीक है। देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर किसको, कौन सा, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक, जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है वो क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पर 3-4 ऑप्शन है, तो इसका अगर आप देखेंगे तो इसको ना एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन बोलते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन ए देखें एंगल ऑफ डी, अगर आप देखें यहाँ पर
ऑप्शन ए में एंगल ऑफ डीप लिखा हुआ, क्या है, एंगल ऑफ डीप लिखा हुआ है। तो देखिए ये क्या होता है, एंगल ऑफ डीप क्या होता है, ये एंगल होता है किसके किसके बीच में, अर्थ मैग्नेटिज्म के बीच में, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डीप बोलते हैं। और एक चीज यहाँ से आपसे क्वेश्चन आता है कि एंगल ऑफ डीप जो होता है थीटा, एंगल ऑफ डीप जो होता है वो थीटा वो कितना होता है अर्थ के पोल पर। ये क्वेश्चन भी आता है कि अर्थ के पोल पर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो 90 डिग्री, और अर्थ के इक्वेटर पर कितना, इक्वेटर पर जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 डिग्री। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो अर्थ का जो एंगल ऑफ डीप है, एंगल ऑफ डीप क्या होता है, एंगल बिटवीन अर्थ का मैग्नेटिज्म और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ डीप बोलते हैं। और साथ में ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि अर्थ के पोल पर एंगल ऑफ डीप की वैल्यू कितनी डिग्री, तो 90 डिग्री, और इक्वेटर पर कितनी डिग्री होती है, वो 0 डिग्री होती है। और ऑप्शन बी अगर आप सॉरी ऑप्शन सी देखें यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में भी क्वेश्चन आता है। अगर मान लीजिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें, यहाँ पर होता है b cos थीटा, ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, b sin थीटा होता है। तो ये दो चीज आप ध्यान रखें। एक ही क्वेश्चन से देखिए कितने तरह के कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर बन गया। पहला जो मैग्नेटिक मेरिडियन है और जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच का एंगल क्या कहलाता है, डिक्लाइनेशन कहलाता है। उसके बाद ऑप्शन में लिखा हुआ था एंगल ऑफ डीप, तो एंगल ऑफ डीप क्या है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डीप बोलते हैं। एंगल ऑफ डीप की जो वैल्यू है वो अर्थ पोल पे 90 डिग्री होती है और अर्थ के इक्वेटर पर इसकी वैल्यू 0 डिग्री होती है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज r। देखिए और क्या होगा, इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज हाफ बाय स्ट्रेचिंग इट देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज। देखिए मान लीजिए क्या बोला है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, r है, क्या है, जिसका रेजिस्टेंस r है, और इसका डायमीटर, इसको डायमीटर को क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया। क्या कर दिया गया, डायमीटर को स्ट्रेच करके इसकी डायमीटर को आधा कर दिया गया। तो न्यू रेजिस्टेंस पूछा है कितना होगा। मान लेते हैं पहला वाला रेजिस्टेंस r1 और ये डायमीटर है d1। तो देखिए यहाँ पर वेरिएशन ऑफ लेंथ, वेरिएशन ऑफ एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया की वजह से ये क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर इसका हम फार्मूला बताया आपको, तो देखिए लेंथ में वेरिएशन होता है, तो लेंथ में वेरिएशन होता है, क्या फार्मूला होता है, r2 बराबर r1 इनटू L2 बाय L1 का होल स्क्वायर। और अगर मान लीजिए रेडियस में वेरिएशन होता है या डायमीटर में रेडियस में वेरिएशन होता है, तो क्या फार्मूला होता है, r2 बराबर r1 इनटू r1 बाय r2 का पावर 4। ये इसका वेरिएशन है। अगर आप ध्यान से देखें तो r1 कितना है, r, उसका रेडियस में देखो पहले इसके डायमीटर में आधा, अगर मान लीजिए इसका डायमीटर यहाँ भी, तो इसका रेडियस कितना होगा, r/2, और इसका डायमीटर आधा हो जाए तो इसका फिर रेडियस कितना होगा, r2 बाय r2 कितना हो जाएगा, इसका जो रेडियस होगा वो r/4 हो जाएगा। आप इसका वैल्यू पुट करें तो आपकी जो वैल्यू होगी वो कितनी, r इनटू कितनी हो जाएगी, r1 की वैल्यू r/2, फिर कितना होगा r/4 का पावर 4, तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 4, मतलब क्या हो जाएगा 16r। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 16r। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर यहाँ पर लेंथ पूछता था कि अगर मान लीजिए कोई लेंथ कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस कितना है, तो उसकी लेंथ कितनी, मतलब लेंथ बढ़ गई या घट गई, कितना, तो अगर लेंथ पे वेरिएशन पूछता तो r2 बराबर r1, r2 क्या है, न्यू रेजिस्टेंस है, r1 क्या है, पहले वाला प्रीवियस रेजिस्टेंस है, और L2 नया, मतलब नया लेंथ है जो खींचने पर या कंप्रेस करने पर हो गया, और ये ओरिजिनल इसका लेंथ है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला द क्वांटिटी which is same for its condenser for parallel grouping of condensers। कंडेंसर का मतलब होता है कैपेसिटर, है ना, कंडेंसर का मतलब क्या होता है, कैपेसिटर। कंडेंसर का मतलब होता है कैपेसिटर, ठीक है। और इसमें क्या पूछा कि अगर इस कंडेंसर को, कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ दिया जाए, क्या हुआ, पैरेलल ग्रुपिंग कर दिया जाए, तो इसमें से कौन सा क्वांटिटी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब सेम रहेगा। तो देखिए अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो जो आपका जो सेम रहेगा वो है पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन अगर आप सीरीज में जोड़ेंगे, क्या इन कैपेसिटर को अगर आप सीरीज में जोड़ेंगे तो
सीरीज में क्या सेम रहता है, सीरीज में चार्ज सेम रहता है। क्या रहता है सेम, सीरीज में चार्ज सेम रहता है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम रहेगा, और सीरीज में जोड़ेंगे तो इसका क्या होता है, चार्ज सेम होता है। और एक चीज और, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 तो आपका जो आंसर हो जाएगा 13 का, वो 13 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बोला था स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए बच्चे यहीं पर गलती कर जाते हैं, क्या पूछा, स्पेसिफिक चार्ज पूछा है, नॉट अ चार्ज। ये क्या पूछा, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है ये पूछा। देखिए अगर ऑप्शन में देखें यहाँ पर ऑप्शन बी को अगर आप ध्यान से देखें 1.6782 वो गलत है। बहुत सारे बच्चे वही टिक करके आए वो गलत है। स्पेसिफिक चार्ज अगर निकालते हैं एससी, स्पेसिफिक चार्ज ये कितना होता है, ये होता है चार्ज इलेक्ट्रॉन बाय टोटल मास। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 10 टू द पावर -19 और मास होता है 9.1 × 10 टू द पावर 30 -31 kg। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी 1.76 × 10 टू द पावर 11 कितना आएगा, 11 kg कूलम पर kg। तो ये आप ऑप्शन को मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.8 × 10 टू द पावर 11। तो 11 जो इसका आंसर होगा 14 का वो है सी, 1.8 × 10 टू द पावर 11 कूलम पर kg। ये स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर आप बी मार के आए तो आप गलत करके आए हैं। ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज ये निकलता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बोला इन अ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर N1 and N2 रिस्पेक्टिवली। देखिए क्या बोला, क्वेश्चन नंबर कौन सा 15। यहाँ पर क्या बोला, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है और इसमें क्या बोला, प्राइमरी में N1 टर्न्स है और सेकेंडरी में N2। ये कौन है, प्राइमरी का है और ये कौन सा है, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल में। अब देखिए ध्यान से, दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है वर्किंग, क्या, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप का मतलब है क्या, अधिक, ज्यादा, है ना, ज्यादा करना। मतलब क्या, हमको आउटपुट क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो आउटपुट ज्यादा चाहिए तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है आपका वो ज्यादा होना चाहिए सेकेंडरी में। तो स्टेप अप में क्या हो जाएगा, N2 ग्रेटर हो जाएगा किसके, N1 के। और एक और तो ऑप्शन नंबर 15 का जो है वो बी इज करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एक और चीज होता है, यहाँ पे स्टेप डाउन होता है, अगर मान लीजिए इस स्टेप अप की जगह स्टेप डाउन, मतलब हमको सेकेंडरी जो आउटपुट चाहिए वो कितना कम चाहिए, डाउन, है ना, हमको जो आउटपुट वोल्टेज है वो कम चाहिए। तो इसका अगर आपने पूछा तो आप इसको क्या बता सकते हैं, ये कौन सा, सेकेंडरी में क्या चाहिए हमको, कम चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, N1 ग्रेटर देन N2 या N2 लेस देन N1 हम लिख सकते हैं। किसके लिए, स्टेप डाउन के लिए। ये याद रखिएगा, स्टेप अप और स्टेप डाउन दो टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोला, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज नियर। याद कीजिए आप कूलम्स लॉ को, ठीक है, कूलम्स लॉ को याद कीजिए। तो टोटल फ्लक्स बराबर क्या होता है, 1/E एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय बॉडी। तो अगर एयर है तो ये 1 ही होगा, जैसे हम डायरेक्ट लिखते हैं तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, चार्ज की वैल्यू 1 है, 1 कूलम, तो 1/E एप्सिलॉन नॉट आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को लेते हैं, इसको हम E का पावर -1 लिख देते हैं, तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो 16 का बी हो जाएगा। कैसे होगा, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर 1/E एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये कौन सा है, ये है गॉस लॉ। ये कौन सा, ये गॉस लॉ। गॉस लॉ को आप याद कीजिए कि फाई बराबर 1/E एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द बॉडी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 17 क्या बोला, 64 आइडेंटिकल ड्रॉप each of capacity 5 microfarad combined to form a big drop. What is the capacity of big drop? देखिए इस कैपेसिटी में कितना इसका जो है होगा कैपेसिटी, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सिंपल सी चीजें हैं। आप देखिए क्या बोला, 64 आइडेंटिकल मतलब बराबर जो है ड्रॉप्स है, छोटे छोटे ड्रॉप्स है। मान लीजिए छोटे छोटे बहुत सारा ड्रॉप है, इसको मैं ऐड कर दिया तो
क्या बना दिया, एक बिग ड्रॉप बना दिया। तो देखिए इसका जो वॉल्यूम होगा इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। मान लेते हैं कितना होगा 4/3, इसका वॉल्यूम निकालिए 4/3 पाई स्मॉल r की, और कितने ड्रॉप कर 64 है ना, ये इसके बराबर हो जाएगा बिग 1। तो बिग 1 का अगर मान लेते हैं रेडियस कितना है कैपिटल R, तो 4/3 पाई r क्यूब। इस 4/3 को आपने कर लिया, और अगर आप निकालना चाहें तो पाई से पाई कैंसिल कीजिए, तो r बराबर कितना बचेगा 4r। देखिए ध्यान से, ये आपका जो रेडियस बना बिग 1, जो इसका बड़ा वाला आपका ये है, तो उसका जो बड़ा वाला ड्रॉप बना है उसका रेडियस कितना हो गया r। तो r कितना 4, मतलब एक छोटा रेडियस अगर मान लेते हैं छोटा ड्रॉप का r है, तो इसका 4r होगा। तो कितना, और एक का जो आंसर दिया हुआ कितना है 5 माइक्रो फैराड है। और आपको ये पता होगा जो कैपेसिटेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके रेडियस पर। तो इसका जो आंसर होगा 4 × कितना होगा 5, कौन सा 20 माइक्रो फैराड इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें डी। तो 17 का क्या हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा। 18 देखिए यहाँ पर 18 क्या बोला, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर 6 माइक्रो कूलम, मतलब C1 3 है, C1 भी 6 माइक्रो कूलम, सॉरी माइक्रो फैराड, सॉरी है ना। तो C2 भी कितना होगा बराबर, और C3 भी बराबर है कितना के 6 माइक्रो फैराड के। द मैक्सिमम एंड मिनिमम कैपेसिटी व्हिच वन यू ऑप्शन टू दैट, यस देखिए यहाँ पर क्या पूछा मैक्सिमम और मिनिमम। ध्यान से आप देखिए मैक्सिमम कब होगा, जब इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, और मिनिमम कब होगा जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखिए सीरीज का क्या होता है फॉर्मूला, ये क्या होगा मिनिमम होगा कितना 1/c बराबर 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। ये कौन सा, ये मिनिमम है, और मिनिमम एक किस में होगा जब ये सीरीज में होगा। ठीक है, ये सीरीज में। और मैक्सिमम कब होगा जब ये पैरेलल में होगा, और पैरेलल का क्या फार्मूला होता है C बराबर C1 + C2 + C3। अगर आप जोड़ेंगे तो 18 माइक्रो फैराड हो जाएगा, और यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/6 + 1/6 + 1/6 मतलब 3/6, मतलब कितना हो जाएगा 6/3 मतलब 2 माइक्रो फैराड होगा मिनिमम वैल्यू। ठीक है, 2 माइक्रो फैराड मिनिमम वैल्यू, और ये कितना हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपको 18 माइक्रो फैराड हो जाएगा। तो 218 कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, इट इज करेक्ट ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, सॉरी सी इज द करेक्ट आंसर, 2 और 18 माइक्रो फैराड याद रहेगा, 3/2 6 ये आपका सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला, 19 में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रे इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो एक ही रेज है जो कि इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है इंग्लिश में, सिर्फ गामा जो रेज है, गामा रेज वो मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 19 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए पावर फैक्टर ऑफ चोक कॉइल। देखिए चोक कॉइल का पावर फैक्टर कितना होता है, अगर आप चोक कॉइल का पीएफ निकाले, कितना पावर फैक्टर निकाले, तो ये 0 होता है ना। ये ध्यान रखिएगा, चोक कॉइल का पावर फैक्टर 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 का क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। 21 में क्या बोला, द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। अरे यार बहुत सिंपल बात है, क्या होता है बायोट-सावर्ट लॉ आपने पढ़ा होगा। बायोट-सावर्ट लॉ क्या होता है, दिस बी मैग्नेटिक फील्ड बराबर क्या डी स्मॉल, यहाँ डी और क्या होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर ये होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे इसको हम अरेंज कर देंगे लाइक दिस, क्या करेंगे इनटू i क्रॉस dl और नीचे में r स्क्वायर। लेकिन यहाँ वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर ऊपर आएगा और वेक्टर r नीचे, तो कितना हो जाएगा ये म्यू नॉट 4 पाई i क्रॉस dl इनटू r बाय r क्यूब। तो ये देखिए इसके बराबर हो गया, ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए के। तो 21 का क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल चीज है, बायोट-सावर्ट लॉ आपका मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है। उसके बाद निकेल बोला है, निकेल कौन सा मटेरियल है, ये निकेल जो है आपका कौन सा नंबर है 22। निकेल आपका जो है ये कौन सा है, ये फेरोमैग्नेटिक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और फेरोमैग्नेटिक और कौन सा होता है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है आपका
जैसे यहाँ पे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया और निकेल हो गया, ये सारी चीजें क्या है, स्टील हो गया, ये सब क्या है, कोबाल्ट, निकेल, स्टील, ये कौन सा मटेरियल है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आते हैं, आयरन और कोबाल्ट ये सब बहुत बार क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो आपसे पूछेगा यहाँ पे क्या पूछा था, निकेल कौन सा है, तो निकल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, कौन सा हो गया भाई इसका, सी। अगर फेरोमैग्नेटिक का और एग्जांपल अगर आपसे पूछा कहीं भी तो आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल तो बताया, या फिर स्टील हो गया, ये सारी चीजें क्या है, ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ द बाइकॉन्वेक्शन। बाइकॉन्वेक्शन मान लीजिए ये कौन है, ये r है और इसका दिया 20 सेंटीमीटर, ये r कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये r दिया 20 सेंटीमीटर। और क्या पूछा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस, तो म्यू बराबर दिया 1.5 है इस लेंस का जो मटेरियल है। क्या पूछा, f पूछा, f बराबर क्या होगा, सिंपल सा फार्मूला होता है, क्या होता है, f निकालने का r/2 * म्यू - 1 होता है। ये फार्मूला किसके लिए, बाइकॉन्वेक्स फोकल लेंस के लिए, क्या बाइकॉन्वेक्स कन्वेक्स लेंस के लिए ये फोकस निकालने का ये फार्मूला, r की वैल्यू 20 पुट कीजिए, 2 * क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.5 - 1, सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा ये 20/2 * 0.5 है ना, 0.5 से मल्टीप्लाई किया 1 हो जाएगा, तो आंसर आपका 20 सेंटीमीटर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये साइज का क्या हो जाएगा, सी। देखिए आंसर में मीटर में दिया हुआ, मीटर में कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका सेंटीमीटर होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा 24 भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए 24 में क्या बोला है, द रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम ग्लास, है ना, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया हुआ 3/2 दिया हुआ, इनटू वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कितना 4/3 गिवन है, क्या है 4/3। तो क्या पूछा, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल कितना होगा ये पूछा, तो क्रिटिकल एंगल बताइए। देखिए सिंपल सी बात है, क्रिटिकल एंगल बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। याद रखिएगा ये वाला फार्मूला कौन सा, ये क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस का फार्मूला होता है साइन इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। अब देखिए ग्लास और वाटर में आपको कौन रेयर है, तो हम आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, सॉलिड है तो वो डेंसर और सॉलिड लिक्विड में, तो ये आपका जो ये ग्लास है ये क्या होगा सॉलिड बट डेंसर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा वाटर रेयर मीडियम। पुट करेंगे वैल्यू कितना हो जाएगा, c बराबर साइन इनवर्स कितना 3/, रेयर कौन सा वाटर है तो 4/3 और नीचे कौन हो जाएगा डेंसर कौन है 3/2, तो कितना हो जाएगा ऊपर जाएंगे तो c बराबर साइन इनवर्स 8/9। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें 8/9, ऑप्शन नंबर 24 का सी इज करेक्ट। क्या रखिएगा ये कौन सा है, ये क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस का फार्मूला है, इसका क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस का ये फार्मूला है, कौन सा c बराबर साइन इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, जो वैल्यू है यहां पर पुट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे नंबर 25 क्या बोला, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पे देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या निकालना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फेज डिफरेंस कितना होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फेज डिफरेंस। देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का अगर देखिएगा यहां पर ऑप्शन में तो फाई बराबर जो होता है वो 0 होता है, 2π होता है, 4π होता है, so on। मतलब क्या मल्टीपल ऑफ 2π इवन नंबर का मल्टीपल होता है। लेकिन अगर हम बात करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कौन सा डिस्ट्रक्टिव, अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो होता है फेज डिफरेंस वो क्या होता है ऑड नंबर होता है, क्या होता है मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर का होता है, याद रखिएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये कौन सा आंसर करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए 0, 2π 4π इसमें है नहीं पर ऑड नंबर यहाँ पर दिया हुआ है तो ये सही नहीं है, तो कौन सा होगा 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला, फॉर सेम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन व्हिच विल बी द सेम। देखिए अगर सेम वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन और फोटोन का मतलब वेव अगर है तो क्या होगा, इसका क्या सेम होगा, तो इसका मोमेंटम सेम होगा, है ना, इसका क्या होगा मोमेंटम, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 27 की बात करें
27 की बात करें, क्या बोला, फॉर एनी एटम ऑफ एटॉमिक नंबर z द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी गिवन ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू, तो ये किसके एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होता है, z स्क्वायर के। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। और 28 की बात करें, 28 में क्या बोला कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में, कौन, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, ध्यान रखिएगा ये बात, पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सा इम्प्योरिटी यूज किया जाता है। तो अब देखिए पी टाइप में क्या होता है, इसमें कौन सा इम्प्योरिटी यूज होता है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज होता है, कौन सा, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज। और एन टाइप में कौन सा होता है, एन टाइप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होता है। तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो किसका बैलेंस है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा बोरोन। बोरोन जो है वो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज है, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बोरोन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाले। तो आप ध्यान से देखिए इस दोनों में, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या होता है, C1 + C2, मतलब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 माइक्रोफैराड हो जाएगा। और फिर इसका इक्विवेलेंट इसके सीरीज में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सीरीज का फार्मूला 1/C1 1/C2, तो 1/CAB, मतलब AB की इक्विवेलेंट 1/5 + 1/4, देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 + 4 + 5 कितना, 9/20 माइक्रोफैराड। लेकिन हर बार ये नहीं अभी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या 1/C इक्विवेलेंट है, तो C इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, 20/9 माइक्रोफैराड। विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका 29 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 30, क्वेश्चन नंबर 30 बहुत इजी क्वेश्चन है, मॉडर्न फिजिक्स का। क्वेश्चन नंबर 30 बोला कि मॉडर्न क्या है, मॉडर्न एक डिवाइस है जो इसमें यूज होता है। देखिए मॉडर्न एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन दोनों में यूज होता है। तो मॉडर्न जो डिवाइस है वो दोनों में होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पर 2.4, क्वेश्चन नंबर 31 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 अगर आप देखते तो क्या बोला, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम आर एट a distance of 40 cm in air, what will be the electric potential energy of the system। देखिए अगर किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो क्या निकालते हैं, Q1 × Q2 by 4πE∗0r। अगर आप सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 2.5 जूल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए उसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर पूछा है नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। अगर इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोजीशन पूछा ना अभी तो वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो आपका इक्वेटोरियल लाइन में डाइपोल को वैसे पोटेंशियल कितना होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33, तो ऑप्शन 32 का कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। 33 की अगर हम बात करें तो 40 वाट और 60 वाट के दो बल्ब हैं, बहुत सिंपल है यार, 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब है, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया गया तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 100 वाट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद पूछा क्या 34 का इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इसमें से कौन है, ये क्वेश्चन पूछा। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सल बराबर ऑफ कोर्स तो आप सबको पता है कि 2πfl होता है, ये आपको इजीली पता लग जाता है, ये बहुत सिंपल चीज है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और लास्ट आज के सेशन का कि इसको ना फिर कैसे हम निकालेंगे, तो 35 का आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे अगले 35 क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला, द करंट फ्लोइंग इन अ वायर इज 1 एम्पीयर if the charge of an electron is 1.6 into 10⁻⁹ coulomb, then the number of electron flowing through the wire per second is। देखिए यहाँ पर टाइम दिया है, अगर हमें I निकालना है, I Q निकालना है, Q कितना, I बराबर Q/T होता है, ये क्या है, ये टाइम 1 है, तो I इसके बराबर हो जाएगा Q, और Q बराबर पर है NE, तो देयरफॉर N बराबर क्या हो जाएगा Q/E। आप अगर इसको वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना, 6.25 × 10⁻⁹
18 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा? 35 का बी। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक कमेंट करके जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एकदम सटीक विश्लेषण है यहाँ पर, एकदम सटीक विश्लेषण विद कॉन्सेप्ट के साथ आपका जो, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है, आपके मेन एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं इस पर, और कुछ चीजें इसके कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चन आएंगे तो आपसे एक क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। बने रहिए हमारे चैनल पे और देखते रहिए। थैंक यू सो मच।